हेलो और नमस्कार मित्रों। आज मेरे साथ इस चर्चा में संतोष उपाध्याय जी हैं। संतोष उपाध्याय जी तब चंदौली में सुर्खियों में आ गए थे जब बाबा किनारा मेडिकल कॉलेज में एक मीडिया हाउस के द्वारा एक बड़ा कॉन्फ्रेंस जैसा कुछ ऑर्गेनाइज़ किया गया था और आपने यहाँ के राज्यसभा सांसद जी से एक कठिन सवाल पूछ लिया था, बहुत ज़्यादा नाराज़ कर दिया था आपने। तो तब आपकी वीडियोज़ काफ़ी चर्चा में थी। तो सबसे पहला प्रश्न वही कि क्यों नाराज़ कर दिया था आपने सांसद जी को? मैं पहले आपके चैनल के मैं सबको प्रणाम करता हूं। और आपका सवाल है कि हमने सांसद जी को क्यों नाराज़ किया था। हमारी कोई मंशा सांसद जी को नाराज़ करने की नहीं थी। हमने तो एक सवाल पूछा था उनसे कि चंदौली में पंडित कमलापति त्रिपाठी जी का अस्तित्व खतरे में है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि बाबा किनाराम जी पाकिस्तान से नहीं आए हैं। मैं आज भी आपको बता दूं कि जब बाबा किनाराम जी वो हम लोग श्रद्धा के प्रतीक हैं, जब इस दुनिया में रहे होंगे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा ही नहीं हुआ था, हिंदुस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा नहीं हुआ था। तो सांसद जी को जानकारी थी कि नहीं थी इस बात की, ये मुझे नहीं पता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको खुली बात बता दूं, आपके माध्यम से लोगों को बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान पाकिस्तान न करे, हिंदू मुस्लिम न करे, तो 10 मिनट तक उनका कोई नेता डिबेट नहीं कर सकता। और इसलिए उनके किसी भी छोटे कार्यकर्ता हो चाहे बड़े नेता हों, उनको हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम करके ही राजनीति को चमकाना है। वो राम के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं। जहाँ चंदा चोरी का इतना बड़ा मामला हो गया, और मैं आपको बता दूं कि उन्हीं का एक अधिकारी निपेंद्र मिश्रा जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है, उसके ऊपर आरोप लगा था। तो उन्होंने खुद कहा था उस अधिकारी ने कि माननीय मुलायम सिंह ने गोली नहीं चलवाई थी, गोली मैंने चलवाई थी। और वही अधिकारी अयोध्या में अध्यक्ष है, और वही अधिकारी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी का सचिव था। तो ये भारतीय जनता पार्टी में जितने भ्रष्ट हैं सब भ्रष्टाचारियाँ हैं। भ्रष्टाचार जितना ज़्यादा बढ़िया करेंगे उतना जल्दी जाके गंगा जी में नहा लेंगे आप। क्योंकि आप समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हैं और समाजवादी पार्टी पर कुछ दिनों से ये आरोप लग रहा है, या यूँ कहें कि राजनीतिक आरोप लग रहा है कि वो ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करती है या सवर्णों का सम्मान नहीं करती है। इस पूरे नैरेटिव को आप किस तरह से देखते हैं? क्या सच में समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं होता है, या इसको आप सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा ही मानते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी को मैं एक बात बता दूं कि समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ा एक पद है विधानसभा नेता प्रतिपक्ष का। उस पद पे हमारे नेता माता प्रसाद पांडे जी हैं, और उसके पास तो कोई पद ही नहीं समाजवादी पार्टी के पास उतना बड़ा पद। और हम इनको ब्राह्मणों की एक सूची गिना दें कि ब्राह्मणों का सम्मान समाजवादी पार्टी नहीं करती है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी नहीं करते हैं, तो आप एक सीरियल से देख लीजिए। संतोष पांडे जी को देख लीजिए, आप पवन पांडे जी को देख लीजिए, आप माता प्रसाद पांडे जी को देख लीजिए, आप चलेंगे वहीं तो सनातन पांडे जी को देख लीजिए, अवधेश पाठक जी को देख लीजिए। ब्राह्मणों की एक लिस्ट है, ये बौखला गए हैं। एक सभा हम लोग करना था, जन्मदिन मनाना था ज्ञानेश्वर मिश्रा जी का। भारतीय जनता पार्टी कि वहाँ के अधिक शासन चाहे कह लीजिए चाहे प्रशासन कह लीजिए, हम लोगों को परमिशन तक नहीं मिला कि हम लोग ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क में पंडित ज्ञानेश्वर मिश्रा जी की जयंती को मना लें। अब इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कितना ज़्यादा ये भारतीय जनता पार्टी एक कार्यक्रम करने से बौखला गई है। इनके जो बाबा जी हैं, बूटी वाले बाबा, ये बूटी वाले बाबा इतना बौखला है उत्तर प्रदेश में कि ब्राह्मणों का लगातार शोषण भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं आपको एक घटना बता दूं कि जो विकास दुबे वाला घटना हुआ था, उसमें एक अपराधी था अमर दुबे। उसकी 3 दिन की विधवा पत्नी, उसका 3 ही दिन हुआ तो शादी हुए, उसको मुख्य आरोपी बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाया, मुख्य आरोपी बना के उसको, और उसके बाद उसको जेल भेज दिया गया। 3 दिन की आई दुल्हन विधवा भी हो गई, और उसके बाद वो आरोपी भी हो गई, मेन अभियुक्त हो गई। जब वो जेल से छूटती है, उसकी माँ की तबीयत खराब होती है, तो लखनऊ के हॉस्पिटल में जाती है और उसको डॉक्टरों द्वारा इलाज नहीं किया जाता है। तब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को जब ये बात पता चलती है, तो स्वयं हॉस्पिटल में
व्यवस्था कराते हैं और उसका 1 लाख रुपए से मदद भी करते हैं, तो कौन ब्राह्मणों का विरोधी है? ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि उत्तर लगातार आप देख रहे हैं कि इनके पूरे उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं। अभी आपने बिहार में देखा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक ब्राह्मण नेता की हत्या की गई। किसके लिए लड़ रहा था? वो पीडीए के लिए लड़ रहा था, वो सही आवाज़ को बोल रहा था, इसलिए उसकी हत्या करा दी गई। उसकी हत्या हुई है, उसका काउंटर नहीं कहेंगे, उसकी भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने उसकी हत्या करा दी है। अभी कल ही 2 दिन पहले मेरी बातचीत हो रही थी आदरणीय सुरमिंदर तिवारी जी से। बीजेपी एक काफ़ी पुराने नेता है, तो उनसे मैंने पूछा कि क्या ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है? तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने वाले ही ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण कैसे नाराज़ हो सकते हैं? और अभी मैं भी जब घूमता हूँ तो मुझे देखने को मिलता है कि जो ब्राह्मण है, कांग्रेसी ब्राह्मण है, समाजवादी ब्राह्मण है और भाजपाई ब्राह्मण है। तो आप एक ब्राह्मण होने के नाते क्या लग रहा है कि ब्राह्मण समाज बटा हुआ है अलग अलग दलों में, अलग अलग गुटों में, या आपको लग रहा है कि एक सामूहिक नाराज़गी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मणों की हो रही है? ब्राह्मण देखिए, बुद्धिजीवी तबका शुरू से ही रहा है, सत्ता को उठाने और गिराने का काम ब्राह्मण करता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण नाराज है और आने वाले समय में 2027 में पूरा ब्राह्मण समुदाय वो समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। कुछ लोगों की बात करेंगे आप, तो जिनको चश्मा ही लगा दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी का जो चश्मा लगा लिए हैं ब्राह्मण समाज के लोग हमारे, उनको और कुछ दिखाई नहीं देता है, तो बस उन्हीं को लग रहा है कि नहीं ब्राह्मण समाज उनके पास रह जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। इस बार पूरा संदेश उत्तर प्रदेश में है कि ब्राह्मण समुदाय समाजवादी पार्टी को एकमुश्त होकर वोट करेगा और इनकी सरकार को ख़त्म करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा आरोप है ब्राह्मणों के। ब्राह्मण जितना ज़्यादा परेशान, मैं अभी बता रहा था आपसे कि जितना ज़्यादा ब्राह्मण इनकी सरकार में उत्पीड़न का शिकार हुआ है, मैं 5 साल 12 से 17 तक का ये रिकॉर्ड इनकी सरकार उठा के देख लें कि कितना ज़्यादा ब्राह्मण सताया गया है इनकी सरकार में और कितना ज़्यादा सताया गया 9 साल में इनके भारतीय जनता पार्टी सरकार में। आप इसको रिकॉर्ड मंगा के दिखवा लें, ये लोग हैं सत्ता में, देख सकते हैं। सैयद राजा, विधानसभा से आप आते हैं, क्या लग रहा है कि ऐसे कौन से मुद्दे पर वर्तमान विधायक या वर्तमान सरकार सैयद राजा विधानसभा में फेल है, जिसको लेकर आप आश्वस्त हैं कि कहीं ना कहीं जनता की नाराज़गी समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगी और समाजवादी पार्टी को बहुमत मिलेगा? देखिए, हम सैयद राजा की बात करें तो सैयद राजा विधानसभा जो हमारा है, वहाँ के माननीय जो हमारे हैं वर्तमान विधायक, और काम की बात कर लें हम तो कोई भी काम उनका ज़मीन पे उस स्तर पे बड़ा काम नहीं दिखाई दे रहा है। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के बाद अगर सैयद राजा में किसी ने काम किया है तो सैयद राजा के पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह डब्लू जी ने बड़ा काम किया है। हम पंप कैनाल की बात कर लें तो पंप कैनाल की एक फहरिस्त है जो मनोज सिंह डब्लू जी के नाम से जानी जाती है। बिजली की बात कर लें तो पावर हाउस भी उन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो जितना हॉस्पिटल ले लें तो भी उनके नाम से है। अभी बाबा किनाराम मेडिकल कॉलेज भले बन गया है नौबतपुर में, लेकिन जन्म देने वाला, उसको बताने वाला पूर्व विधायक सैयद राजा मनोज कुमार सिंह डब्लू जी हैं। कोई ऐसा बड़ा काम करें लोग कि जो लगे कि नहीं कल रहें न रहें इनके नाम से जाना जाए। जैसे हम पंडित कमलापति त्रिपाठी जी का नाम इसलिए लेते हैं कि पंडित जी ने नहरों का जाल बिछा दिया। हम लोगों को वहाँ धान नहीं होता, धान पैदा होता है, गेहूँ पैदा होता है, हम लोग किसान मतलब संपन्न किसान हो गए। तो उसी चीज़ को संजो के 5 साल में 5 साल के विधायक थे पूर्व विधायक सैयद राजा मनोज कुमार सिंह डब्लू जी, उन्होंने उनके कार्य को बढ़ाया और नया चीज़ किया। लेकिन 9 साल की सरकार में अभी तक मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि चाहे बालिका डिग्री कॉलेज बनवा दिए हों वर्तमान विधायक जी, चाहे मैंने कुछ भी ऐसा नया काम, बड़ा काम, रोड खनिजा नाली तो सभी लोग बनवाते हैं, वो प्रधान प्रमुख बनवाते हैं, लेकिन बड़ा काम करके अपने नाम को बड़ा करना सैयद राजा में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और सैयद राजा इस बार किसी कीमत पे ब्राह्मण के साथ जो हुआ है, अभी मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, हो सकता है कल उनको अच्छा न लगे, कल मुकदमा मेरे ऊपर करा दें, क्योंकि सैयद राजा में है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं इस बार 27 में बता दूं आपको आश्वस्त होकर कि ब्राह्मण सैयद राजा का तो पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी मनोज सिंह डब्लू के साथ जाएगा।
क्योंकि कोई ऐसा इतिहास रचने का काम 9 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया है। एक भारतीय जनता पार्टी की भी अपनी एक तैयारी है। महेंद्र नाथ पांडे जी जो है चुनाव हार चुके हैं, लेकिन क्षेत्र में अभी भी उनका आना जाना, जैसे हमारे भाषा में कहते हैं न्योता हकारी करना, वो लोगों के बीच में बहुत ही अग्रेसिव तरीके से उनका आना जाना जारी है। क्या आपको लग रहा है कि महेंद्र नाथ पांडे जी की राजनीतिक प्रासंगिकता चंदौली में कम हो गई है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उनको एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है यहाँ पर? देखिए, ये उनकी पार्टी का मामला है, हम इस पे नहीं कहेंगे कुछ, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि अगर नेता हैं तो उनको तो आना जाना पड़ेगा ही। इसलिए समाज के बीच में जब ज़िंदगी भर वो राजनीति की कुर्ता पजामा पहने तो अब उनको कहाँ जाएंगे बाहर, उनको तो हर हाल में जनता के बीच में बैठना पड़ेगा। नहीं बैठेंगे तो जनता ये कहेगी कि जब चुनाव जीते थे तब क्षेत्र में थे, हार गए तो क्षेत्र के बाहर चले गए। इसलिए मैं उनके पे बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगा। तो भारतीय जनता पार्टी तो लोग ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मण चेहरा होने के नाते ही उनको यहाँ पर जो भी सीटें 2 बार उनको मिली या तीसरी बार भी मिली, तो कहीं न कहीं ब्राह्मणों के बीच एक स्वीकार्यता है उनकी, इसलिए उनको यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए। तो आपको लगता है कि ब्राह्मण समाज महेंद्र नाथ पांडे जी जैसे बड़े चेहरे को भी दरकिनार कर समाजवादी पार्टी से जुड़ जाएगा? आप आदरणीय महेंद्र पांडे जी की बात करेंगे, मैं आपको बता दूं कि जब प्रधानमंत्री जी एक उम्र तय किए थे 60 साल, आप उनकी उम्र देख लीजिए, और जब मुरली मनोहर जोशी जी थे, कलराज मिश्रा जी थे, इनको हटा दिया गया। तो जोशी जी और कलराज मिश्र, वो जो अफगानिस्तान वाला मशरूम कलराज मिश्र के समय नहीं था, अब मोदी जी वो अफगानिस्तान वाला महंगा वाला मशरूम खाते हैं, तो उनको लग रहा है कि नहीं मैं काम कर सकता हूँ? उनको लग रहा है ना, जो आप दरकिनार की बात करें उसकी बात कर रहा हूँ कि दरकिनार वो मशरूम की सब्जी खाने से हो अच्छा कैसे हो, इस बात में। लेकिन वो जो दरकिनार एक लिस्ट बना के ब्राह्मणों के किनारे किया जा रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपको। कलराज मिश्रा जी भी ब्राह्मण थे और मुरली मनोहर जोशी जी ब्राह्मण थे। तो क्या आपको लग रहा है कि जो गुजरात लॉबी है कहीं न कहीं रणनीति के तहत शुरू से उनको साइड, ब्राह्मणों को, ब्राह्मण चेहरों को साइडलाइन करती चली गई? बिल्कुल सही है। ये गुजरात लॉबी जब से यहाँ सक्रिय हुई है तब से एक लाइन से ब्राह्मणों का नामो निशान मिटाने के चक्कर में पड़ी है। इसी के क्रम में था चंदौली पंडित जी का नाम। पंडित जी का जिला हॉस्पिटल उनको हटाने का मकसद यही था कि आप एक बात बताइए, मैं वो क्या संदर्भ था पूरा, मतलब आप संदर्भ चाहते थे? मैं ये चाहता था कि जैसे आपने कहा ना कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो वो पंडित जी की ज़मीन थी। पंडित जी के नाम से कमलापति त्रिपाठी की पूरी बिल्डिंग थी। तो आप मेरे घर में आएंगे तो मेरे नाम से चलेगा, लेकिन वहाँ इतनी बारीकी से भारतीय जनता पार्टी ने काट किया था कि बाबा कीनाराम जी के नाम का कोई विरोध नहीं करेगा, हम बाबा कीनाराम जी का नाम दे देंगे और पंडित जी अपने आप किनारे लग जाएंगे। देखिए, हो भी यही रहा है। मैं आज फिर उस बात को कह रहा हूँ, ये मुझे पीड़ा है। पीड़ा इस बात की है कि आप बताइए कि जहाँ पंडित कमलापति त्रिपाठी जी का जिला हॉस्पिटल है, उसके पीछे ठीक बाबा कीनाराम जी का हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल हॉस्पिटल है। तो आप बताइए कि जिला हॉस्पिटल उसी कैंपस में होगा और मेडिकल कॉलेज भी उसी कैंपस में होगा, मेडिकल हॉस्पिटल। तो कोई मरीज क्यों आएगा जिला हॉस्पिटल में जब उसको अच्छी सुविधा बाबा किनारे में मिलेगी, तो जिला हॉस्पिटल में क्यों जाएगा? तो ये बंद कराने की साजिश ही तो है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों से कहूँगा कि अगर मेरी बात सरकार तक जाए तो कम से कम अगर वहाँ अभी भी सुरक्षित है तो जिला हॉस्पिटल को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करके और जिला हॉस्पिटल को ज़िंदा रखें लोग। जिला हॉस्पिटल ज़िंदा नहीं रहेगा, इसलिए ज़िंदा नहीं रहेगा कि जहाँ बड़ा हो जाएगा इलाज, वहाँ छोटे में कौन जाएगा? आप अपने दिमाग से सोचिए, कोई जाएगा वहाँ क्या? जब बड़े हॉस्पिटल लोग इलाज कराएंगे, बुखार भी आएगा तो भी बाबा किनारा में जाएंगे, कुछ भी होगा तो बाबा किनारा में जाएंगे, तो इसमें कौन आएगा फिर? एक आखिरी संदेश जो आपके समाज के लोग आपको देख और सुन रहे होंगे, उनके लिए एक आखिरी संदेश आपकी तरफ से क्या होगा? मेरे तरफ से लास्ट संदेश यही होगा कि इस बार 2027 में जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी, मैं सबसे यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस बार गिरा के और समाजवादी पार्टी की सरकार को आप बनाइए, क्योंकि अगर इस उत्तर प्रदेश का भला होगा तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। क्योंकि लोग अनपढ़ मुख्यमंत्री हैं और हमारा नेता तो पढ़ा लिखा है, तो पढ़ा लिखा नेता ही विकास करेगा, अनपढ़ नेता क्या विकास करेगा? जिसको बूटी लेना है बूटी लेके मस्त रहेगा।
तो अभी आप सुन रहे थे संतोष उपाध्याय जी को। आप शहीद राजा विधानसभा से आते हैं और इन्होंने बड़ी ही खुलकर बेबाक अंदाज से अपनी बातों को रखा। इस बात के ऊपर, चर्चा के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।